बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से टी10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें अगर हम प्लान करके करें तो वो बेहतर हो जाती हैं। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अक्सर मैं कहती हूँ वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय करें, लेकिन हमारी इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, खुशहाली लेकर आए। इस दफ़ा थोड़ा एंजॉय कम करें और सोच ये लें कि हमने कुछ बेहतर करना है अपने सिलावज़दगान बहन भाइयों के लिए। कुछ हिस्सा जितनी आप कोशिश कर सकते हैं निकाल के उनकी मदद ज़रूर कीजिए। सो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कुछ बात करनी है जी, ख़बरें और सेगमेंट्स भी हैं, मेहमान भी हैं। आगाज़ हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। सो आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा जो मौजूद थे उनसे फ़रमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला मोमिनीन से क्या बात कहेगा? तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप बताइए कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन मोमिनीन से सबसे पहले क्या बात फ़रमाएगा? तो अल्लाह पाक रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि अल्लाह पाक फ़रमाएगा कि ए मेरे बंदो, क्या तुम मुझसे मिलना पसंद करते थे? यानी तुम्हें चाहत और ख्वाहिश थी कि तुम मुझसे मिलो, मुझसे मुलाकात करो। तो अल्लाह पाक की खिदमत में मोमिनीन अर्ज़ करेंगे कि मौला बिल्कुल, हम तुझसे मिलना चाहते थे, हमें तुझसे मिलना पसंद था, इसलिए कि हमें इस बात की उम्मीद थी कि तू हमें मुआफ़ कर देगा, हमारी बख्शिश कर देगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाएगा उन तमाम मोमिनीन से, अपने बंदों से, कि मैंने अपनी मग़फ़रत, अपनी बख्शिश तुम पर लाजिम कर दी है, यानी मैंने तुमको मुआफ़ कर दिया है। तो मोमिनीन के दिल में अल्लाह ताला से मिलने, अल्लाह ताला से मुलाकात की ख्वाहिश, लगन और तड़प तो होती है। और जो मोमिन अपने दिल में ये ख्वाहिश और ये तड़प रखता है कि वो इस आर्ज़ी ज़िंदगी के बाद जब अपने रब से मिलेगा तो वो रब से बात करेगा और उसकी मोहब्बत में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो जिसकी मोहब्बत में और जिसके शौक़ में इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो उससे मिलना उसको बहुत ज़्यादा अज़ीज़ होता है। अल्लाह पाक अलीम है, ख़बीर है, वो अपने बंदों के हाल से वाकिफ़ है। ये तलब और ये ख्वाहिश हम भी अपने दिल में रखें तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर हम भी ये कहने के काबिल होंगे कि मौला, हम भी तुझसे मिलने की ख्वाहिश रखते थे। तो मुमकिन है कि अल्लाह अपनी रहमत और अपनी मोहब्बत के सदक़े और हमारी इस ख्वाहिश और मोहब्बत और लगन की वजह से हमें कल क़यामत के दिन उन लोगों में शामिल कर ले कि जिनको वो क़यामत के दिन मुआफ़ कर देगा। जी, ये था आज का पैगाम। आज का मौसम कैसा होगा? कंपैरेटिवली आज कहा जा रहा है मौसम कुछ बेहतर है, हवाएं चल रही हैं। सो मौसम की सूरत हाल, वीकेंड आपका कैसा रहेगा, ये हमने जाने आज के मौसम की सूरत हाल में। सो बाहर कोमल मौजूद हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज जो है वो शहर लाहौर में हल्की हवाओं का सिलसिला जो है वो बरकरार है, जो कि ताज़ा हवाएं शहर लाहौर में तपिश को कम करती हुई महसूस की जा रही हैं। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि माहिरीन ने आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान शहर लाहौर का मौसम इसी तरह से रहने के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 27 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक जाएगा। और बारिशों के हवाले से भी फिलवक्त कोई भी पेशगोई नहीं की जा रही। मौजूदा सिचुएशन जो है वो हल्की हवाएं चलने की वजह से थोड़ी सी बेहतर महसूस की जा रही है, जबकि कल इस वक्त जो है वो अच्छी खासी गर्मी महसूस की जा रही थी और शहरी जो है वो दिन के औकात में अच्छे खासे बिलबिलाए हुए नज़र आ रहे थे। और आज जो है वो मौसम कुछ बेहतर है, इस वजह से जो है वो शहरी भी थोड़े से पुरसुकून से महसूस हो रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन ने जो है वो ये इम्कान भी जाहिर किया है कि शहर लाहौर का मौसम जो है वो अभी जो गर्मी दिखा रहा है, चूँकि गर्मी का इख्तिताम है और जब गर्मी का इख्तिताम हो तो एक दफ़ा तो वो जोबन ज़रूर दिखाती है शहरियों को, और इस वजह से जो है वो शहरियों को 2 से 3 रोज़ जो है वो शहर लाहौर की सख्तियाँ मौसम की ख़ास तौर पर इसी तरह से बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, जबकि कुछ रोज़ के बाद जो है वो शहर लाहौर का मौसम कुछ बेहतरी के हवाले से भी इम्कानात जो हैं वो माहिरीन जाहिर कर रहे हैं। ठीक है जी, बेहतरी के हवाले से भी इम्कानात माहिरीन जाहिर कर रहे हैं, यानी मौसम जो है वो बेहतर है कुछ कंपैरेटिवली, लेकिन गर्मी अभी भी महसूस हो रही है। अच्छा जी, खबरें कौन सी हैं? पहली खबर, सैलाब से फसलों को शदीद नुकसान, दालों और चावल की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं।
यूनिट पर फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म, लेस्को दफातर में रश बढ़ गया, नए बिल पीर को अपडेट होंगे। सड़कों की बहाली के लिए अब क्या प्लान है वो भी आपको बताएंगे। और नर्सिंग तालीम बदतरीन बहरान से दो चार। अच्छा जी, खबरें आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कैसर खोकर साहब और आमिर भाई ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, पहली खबर पे आ जाते हैं। और ये चीज़ें तो पहले से ही प्रिडिक्ट की जा रही थी और अभी मजीद आगे चलकर जब रिहैबिलिटेशन का काम शुरू होगा सैलाब ज़दगान की, तो फिर ये चीज़ें मजीद महंगी होंगी, लेकिन इसकी आड़ में दूसरी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। खबर हमारे पास ये है, सप्लाई में कमी, दालें चावल 30 रुपए तक महंगे हुए हैं। सैलाब में दालों चावल कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मंडियों में तस्वीर मुतासिर, अशियाए खुरूनूश की किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, जो सैलाब की वजह से कहते हैं कि सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। अब सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं तो लोगों ने अगर सब्जियां लेना बंद कर दिया या कम कर दिया है सब्जियां लेना, तो उसके मुकाबले में लोग दालों पर चले गए हैं। मुतबादल दालें ही होती है ना, या चावल खाएं या दालें खाएं, तो वो दालें और चावल की कीमत भी 30 रुपए तक महंगी हो गई है। और महंगी ऑलरेडी दालें बहुत महंगी थी, ये वाज़ेह और पहले भी बड़ी महंगी थी, और मजीद जो 30 रुपए महंगी हो गया और चावल भी महंगे हो गए। एक आम बंदा जाए तो जाए कहाँ? अब ये ग्रोसरी इकट्ठी करते हैं, दालें वगैरह इकट्ठी लेकर आते हैं। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर से लेते हैं जी। सही। तो एक आम बंदा जाए तो जाए कहाँ से? और अब इसके बाद तो एक ही हाल रह जाता है आम बंदे के लिए कि एक टाइम रोटी खा ले, एक टाइम भूखा रह ले। ये फाके काटने वाली बात है, वरना 3 टाइम की रोटी और दोपहर की और सुबह की और शाम की खाने के लिए तो एक आम बंदे के लिए तो पैसे नहीं बचते होंगे। और तनहा लोगों की और याद लोगों के जो इतनी महंगाई है, आप देखें तो लोगों के, मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनसे गुजारिश करूंगा, अगर हमारा प्रोग्राम तक उन तक पहुँच रही है आवाज़, कि जो अशिया की कीमतों को कंट्रोल करें, वरना आवाम जो है अगले इलेक्शन में उनका काम कर देंगे और उनको वोट नहीं देंगे। लिहाजा इसलिए अगर उन्होंने आवाम से वोट लेने हैं तो महंगाई पर काबू पाएं। कोई घूमने फिरने वाली बात ही नहीं रहेगी। दो टोक खोकर साहब ने बात कर दी है कि अवाम फिर उनका इम्तिहान लेंगे। आमिर भाई, अच्छा, उनका इम्तिहान क्यों लेंगे? वज़ीर आज़म का कैसर साहब से पूछना चाहिए। ये दालें जो हैं ये वज़ीर आज़म महंगी कर रहे हैं, और ये जो चावल हैं ये वज़ीर आज़म ने महंगे किए हैं। सीधी बात है कि आपके यहाँ ज़हीरा अंदोज़ी हो रही है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि दालों को फसल से उसके हंडिया तक आने में कितना टाइम दरकार होता है। उसमें किसी दाल को 6 माह लगते हैं, किसी को 8 माह लगते हैं। ये अभी से फैक्ट्रियां जहाँ पे दालों को धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, उनमें ज़हीरा कर ली गई हैं, और वहाँ से ज़हीरा अंदोज़ जो हैं उनकी सप्लाई मुतासर कर रहे हैं। सप्लाई मुतासर होने से जो मिडल मैन है, जो कि आरती कहलाता है, जो आगे होलसेल में बेचता है, उसने उसकी कीमत में इजाफा कर दिया और उसका बहाना ये बनाया कि जी मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिंध से दालें आ नहीं रही हैं। ये सब ऐसे बहाने हैं। भाई कह रहे हैं अभी बिल्कुल मैं बताता हूँ। ये तो प्याज आपने खुद ही कहा कि ज़ख़ीरांदोज़ी हो रही है, तो ज़ख़ीरांदोज़ी किसने रोकनी है? प्राइम मिनिस्टर ने रोकनी है। हुकूमत का काम है। ये आपके कमिश्नर काली जान का काम है। वही लाहौर में अगर ज़ख़ीरांदोज़ बैठे हैं, हुकूमत किसकी है? हम तो हुकूमत से बात करेंगे, हम तो हुकूमत से बात करेंगे। परवेज़ इलाही की भी बात करें। आप नून लीग की मैच छोड़ दे, आपको और बात में कर ले, आप पक्के नून लीगी है, इसलिए आप नून लीग की मैच कर रहे हैं। कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं मुझे ये बताइए। कमिश्नर आजकल कोर्स पर है, वो 9-3 को एक्टिव होंगे। नहीं, वो कल वो घूम रहे थे, बिल्कुल लंगरखानों में। उनका स्टाफ कॉलेज कोर्स चल रहा है, लंगरखानों में घूम रहे थे, वो बिल्कुल घूम रहे थे, लेकिन वो रेगुलर जो एक्टिविटी शुरू करेंगे वो 9 तारीख से उनके सितंबर से। उतनी देर तक लोग परेशान रहे, कोई जिम्मेदार नहीं। कमिश्नर आ भी जाएगा तो क्या होगा? कैप्टन उस्मान ने देखे किस तरह से, कैप्टन उस्मान खुद फील्ड में रहते थे। तो इसके लिए क्या कमिश्नर जो है ज़ख़ीरांदोज़ी रोक लेगा? क्योंकि दोस्ती है कैप्टन कैसर साहब की, क्योंकि दोस्ती है, तो दोस्ती निभाने के लिए जरूरी है कि बहाना जो है वो कैसर साहब ही पेश कर देंगे। मेरा ख्याल तो ये है। ऐसा ही है ना करें खोकर साहब। बिल्कुल इस हवाले से शहर का होल्ड कमिश्नर ने संभालना होता है। हमने कैप्टन उस्मान को हर जगह पे एक्टिव देखा है, जो उनका काम नहीं भी था। कहीं वो मास्क तकसीम कर रहे हैं, कहीं वो जाके, मुझे बताएं डीसीज कहाँ है, वो भी कोर्स में, एसीज कहाँ है, वो भी कोर्स में। असल में काम तो प्राइस मजिस्ट्रेट का करना है, ये प्राइस मजिस्ट्रेट का काम है, ये कमिश्नर का काम नहीं है। एसी और प्राइम मिनिस्टर प्राइस मजिस्ट्रेट ने फैसला किया कैबिनेट में, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मुझे इंडिया से सब्जी, प्याज और टमाटर लाने की इजाजत दी गई। इजाजत नहीं दी गई।
सारा का सारा प्याज जो 400 रुपए किलो बिक रहा था आज 120-130 रुपए में बिक रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। कहाँ था ये प्याज? ये सारा स्टोर्स में था। स्टोर्स में ये दालों का भी हिसाब यही है। ये मालकान से पूछे, ये जो फैक्ट्रियां मालकान है जो दालें बनाते हैं, जो पैकिंग करते हैं, उन्होंने दालों की शॉर्टेज क्यों की है? अभी तो वहाँ से फसल आनी थी या नहीं आनी थी, वहाँ की से दालें यहाँ पहुँचनी थी नहीं पहुँचनी थी, तो क्या पूरे का पूरा पंजाब बंजर हो गया है? बंजर तो नहीं हुआ, इसकी फसलें मौजूद हैं। सही। आपका पूरे का पूरा सेंट्रल पंजाब जो आमिर भाई, है और आधा डीसी जनूबी किसको पंजाब जवाब बचा देता हुआ है? है। कमिश्नर को। जी बिल्कुल, कमिश्नर को। ऐसी डीसीज को और डीसीज हाँ, कमिश्नर अगर आप डीसी काम नहीं कर रहा तो कमिश्नर साहब पूछ क्यों नहीं रहे हैं फोर्स कि में है। शहर जी बिल्कुल बिल्कुल, डीसी जो है ना वो उसको भी ड्यूटी है कि वो प्राइस को चेक करे या जखीरा दोजों को चेक करे, लेकिन प्राइस कमिश्नर साहब रूटीन का प्राइस उनसे रजिस्टर काम की नहीं ले तादाद रहे भी कि लाहौर में आज- बहुत कम है। लाहौर में प्राइस रजिस्टर की तादाद भी बढ़ाने की जरूरत है, और इसके लिए अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी हुक्म दिया हुआ है कि जखीरा दोजी के खिलाफ क्रैकडाउन करे, लेकिन इसके बावजूद जखीरा दोजी हो रही है। लिहाजा गवर्नमेंट की रेट जो है वो जखीरा दोजी पर जो है वो कमजोर है, गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा। इसका फेडरल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, इसकी पंजाब गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। तो आप यूटिलिटी स्टोर पर जाएं, वहां मुझे पर नहीं आपको पता चीजें कि महंगी अवाम मिल का रही है। पुरसाने हाल कौन है, जिम्मेदार तो हम बता देते हैं। अब यहाँ पे जी ओपन मार्केट में दर्जा दोम का घी और ऑयल 4 रुपए महंगा, होलसेल मार्केट में कीमत 489 रुपीज, परचून में 10 रुपए से बढ़कर 500 रुपए तक किलो जा पहुंची है। खोकर साहब, आप तो आराम से कह रहे हैं कि हम यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी कर लेते हैं, आम शहरी जो लंबी कतारों में लगे, आमिर भाई, उनको तो यूटिलिटी स्टोर से कुछ नहीं मिलता, आटे का एक थैला नहीं मिलता। कायसर साहब को मिलता होगा वहाँ यूटिलिटी स्टोर में। ये है वजीर आजम का काम, फेडरल अदारा है यूटिलिटी स्टोर, और इन्होंने पहुँचानी है इस वक्त सलावत गान को भी दालें, चावल, आटा, घी, चीनी, और जो आम शहरी हैं उनको भी। वहाँ पर अगर सप्लाई मुतासर है तो दें वजीर आजम को, कहें वजीर आजम से, नहीं कह सकते तो आवाज़ उठाएं, निकलें बाहर, शोर मचाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए। जहाँ फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है वहाँ फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ करें, जहाँ पंजाब गवर्नमेंट का कसूर है वहाँ पंजाब गवर्नमेंट को ज़रूर उसके मुतालिक बात करें कि वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर रहे। तभी तो ये सूरत हाल है कि आज आपके वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब का दौरा तक नहीं कर रहे, सलावत खान के पास जा नहीं रहे। क्या वजह है, क्यों नहीं गए? उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो परवेज़ अली साहब जो वज़ीर आला पंजाब है वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो मंडी बहाउद्दीन गुजरात पर फोकस कर रहे हैं। गुजरात को उन्होंने डिवीजन बना दिया, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, वहाँ कॉलेज बन रहे हैं, वहाँ अस्पताल बन रहे हैं, वहाँ सड़कें बन रही हैं। मंडी बहाउद्दीन है, वज़ीराबाद को ज़िला बनाने की प्रपोजल तैयार हो गई है। इस हवाले से वो अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो जनूबी पंजाब में क्योंकि काफली का वोट बैंक नहीं है, लिहाजा उनका तल्लक नहीं है वहाँ पर, वो कहते मैं क्यों जाऊँ। और PTA हुकूमत का वोट बैंक है, PTA हुकूमत इमरान खान जो है वो वहाँ जा नहीं रहे, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब के लोग जो है वो बेचारे जो है सैलाब में डूबे हुए हैं। उनके घर उजड़ गए हैं, उनकी फसलें उजड़ गई हैं, उनके जनाब माल जो वो माल मवेशी बह गया। बारिश बैंक नहीं है, PTA हुकूमत कुछ नहीं कर रही, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भी सिंध का दौरा थोड़ा सा और स्वात का दौरा करके बैठ गए। मामलात पे भी कोई सियासत करता है? ये इन मामलों में कभी देखी नहीं सियासत। ये पहली मरतबा है कि जो अपोजिशन पार्टी है मरकज़ में वो जलसे कर रही है। और जलसे ऐसी जगहों पे कर रही है जो सलाब से करीब भी हैं, लेकिन वो सलावत गान के पास नहीं पहुंच रही। उसके बाद जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी वो भी सलावत गान तक नहीं जा रही हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा में ना पंजाब में। मुझे समझ नहीं आती कि चले दुश्मनी इनकी गवर्नमेंट से होएगी, दुश्मनी इनकी किसी मुस्लिम लीग नून से होएगी, कुछ PDM से होएगी, सलावत गान से क्या दुश्मनी है कि आप उसके नाम पर 5.5 अरब रुपए का फंड भी इकट्ठा करते हैं। कहाँ लगाते हैं, कहाँ नजर आता है? बिल्कुल सही, कहाँ गया वो? किसी के पास पहुंचा? किसी के पास आपके हलाले अहमद के जो बरारुल हक साहब थे उनको हटा दिया गया ना, नाकस कारकर्दगी, वो किसी जगह पहुंच ही नहीं सके। वो अपनी फाउंडेशन चलाएंगे कि हलाले अहमद को चलाएं? लेकिन ये ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जिसकी बात इमरान खान करते थे। बिल्कुल। जब ये अपनी हुकूमत आने से पहले अपोजिशन में थे, तो फिर ये जब आए तो उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिसका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको आपने वजीर हेल्थ सेहत बना दिया। आज भी है वो, आज भी बरारुल हक जिनकी अपनी सहारा फाउंडेशन है जिसके लिए वो चंदा इकट्ठा करते हैं, उनको हलाले अहमद का आपने, मुझे समझ नहीं आती कि भेड़ों की राखी भेड़ियों को कैसे देती। फिर आप कहते हैं कि जी मैं जो बात करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ वो अगर बाकी गवर्नमेंट्स करें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। जो आप काम करते हैं अगर सारी हुकूमतें ये काम करने लगें, अपनी NGOs बनाने वालों को ही NGOs का जिम्मेदार ठहरा दें, अपने ही हॉस्पिटल चलाने वालों को सेहत का जिम्मेदार ठहरा दें, तो वही हाल होगा जो आज सेहत का है, जो हॉस्पिटल्स का है। जो आपने अभी खबर भी पड़ी नर्सिंग स्कूल्स वाली, 4 साल से उसके मतलब भी फैसला नहीं हो पाया। तो ये 4 साल किसके हैं? ये गवर्नमेंट आए तो जो वफाकी गवर्नमेंट आई इसको आए तो अभी 4 माह नहीं हुए। बिल्कुल। तो हम आते हैं अगली खबर की तरफ भी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। अगली खबर आमिर भाई ने जिक्र कर दिया था तो यही डिस्कस कर देते हैं। हुकूमत की अदम दिलचस्पी है, नर्सिंग तालीम बदतरीन बहरान का शिकार है। मेरे ख्याल से डॉक्टर्स से ज़्यादा ज़रूरी, हमने कोविड में भी देखा कि डॉक्टर्स आके चेक करते थे, चले जाते थे। नर्सेज जो हैं वो हमेशा मौजूद रहती थी। हॉस्पिटल में भी पेशेंट को जब भी कोई प्रॉब्लम है फौरी तौर पर नर्स ही अवेलेबल होती है। सो क्यों इसको इतना लाइट लिया जा रहा है? आमिर भाई आपसे पूछते हैं। मैं आपको ये जिक्र कर चुका हूँ कि यहाँ सेहत का शोबा एक ऐसी खातून को दिया गया जिसका अपना हॉस्पिटल था। उसने इन शोबों की तरफ कभी तवज्जो देनी ही नहीं थी, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक माफिया है। इनके हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? अगर सरकारी हॉस्पिटल चल गए तो इनको तो नुकसान होगा, इनको घाटे का सौदा तो कभी नहीं करेंगे। पिछले 4 साल से नर्सिंग स्कूल्स को अपग्रेड करने का मामला था, इनको कॉलेजेस बनाया जाना था, और ये जो डिप्लोमा नर्सिंग डिप्लोमा है इसको डिग्री में तब्दील किया जाना था, बीएस नर्सिंग का शोबा बनाना था। पूरी दुनिया चली गई। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कोविड का शिकार रहा, पीकेएलआई में रहा, मेरे पास डॉक्टर्स लैपटॉप के जरिए आते थे, लेकिन वो लैपटॉप कौन लेके आता था? वो नर्स लेके आती थी। बिल्कुल। कौन मेरा टेम्परेचर लेने आती थी? वो खतून नर्स थी, मेरी बहन थी। वो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करती थी, मेरा थर्मामीटर लगाती थी, उसको देखती थी। कितना खौफ का वो वक्त था कि नजर आता था कि कोरोना एक मौत का घर वाले एक दूसरे के पास नहीं जा रहे उस वक्त मेरी वो बहनें, जिनको हम सिस्टर्स बोलते हैं और बिल्कुल सही बोलते हैं, उनको बोलना भी यही चाहिए, वो काम कर रही थी जो कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा था, कोई वजीर नहीं कर पा रहा था, कोई वजीर आजम नहीं कर पा रहा था। तो उनके मुतल्लिक भी आप कोई पॉलिसी अगर 4 सालों में नहीं बना सके, ये गवर्नमेंट को तो आए अभी 4 माह नहीं हुए, पिछले 4 साल किनकी हुकूमत थी? अभी भी उनकी हुकूमत है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, 4 इलाकों में उनकी हुकूमत मौजूद है। लेकिन कहीं कोई आपको हेल्थ पॉलिसी नजर आएगी? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं। सबकी कोई किसी की फाउंडेशन बनी है, किसी का मेमोरियल बना पड़ा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। ये एक अच्छा खासा बिजनेस बन गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये फाउंडेशंस के नाम पर एनजीओज बनाना, हॉस्पिटल बनाना और हॉस्पिटल के नाम पर चंदे इकट्ठे करना, इट्स ए बिग 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 बिजनेस इन पाकिस्तान। तो जब ये बड़ा बिजनेस होएगा तो वो बिजनेस माफिया कैसे जाएगा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में? लेकिन ये लम्हा फिक्री आमिर भाई, 4500 से ज्यादा तालिबात दाखिलों से महरूम हैं हर साल। अंदाजा करें कितनी बड़ी तादाद और है। कितनी नर्सिस की हमें जरूरत है, ये आप इसका भी। जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि ये नर्सिंग जो है ये बड़ा मुकद्दस पेशा है। डॉक्टर जो होते हैं वो तो प्राइवेट क्लिनिक जाकर चलाते हैं और वो केयर नहीं करते पेशेंट की। नर्सिंग होती है जो पेशेंट को संभालती है, उनको मुकम्मल उनको देखभाल करती है, उनकी निगरानी करती है और उनकी बात भी सुनती है और अपनी जान को खतरे में डालकर उनको इंजेक्शन लगाती है जहाँ से वो उनको मुख्तलिफ बीमारियों का भी खतरा होता है लगने का, लेकिन इसके बावजूद वो रिस्क लेती हैं। लेकिन हुकूमत ने नर्सों की जो एजुकेशन है वो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, उसके स्कूल अपग्रेड नहीं किए। ये जाहिद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी खबर दिया कि नर्सिंग 4 साल बाद भी नर्सिंग का स्कूल जो है अपग्रेड नहीं हो सका। हालांकि ये हुकूमत ने प्लान तैयार किया था, शहबाज शरीफ दौर में ये जो वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त ये प्लान तैयार हुए थे कि नर्सिंग स्कूल अपग्रेड होंगे और इनकी जो एजुकेशन है नर्सिंग की वो बैनुल-अक़वामी सतह के म्यार के मुताबिक नर्सिंग को म्यार को लाया जाएगा। इनकी एजुकेशन को, इनकी जो ट्रेनिंग है और इनकी जो दूसरी जो अस्पताल में सहूलतें से फराहम करती हैं वो बैनुल-अक़वामी म्यार की होंगी और इनके जॉब ग्रेड भी बढ़ाए और जॉब ग्रेड भी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन इनके ग्रेड की प्रमोशन जो है वो भी बड़ा स्लो है। इनकी सीटें बड़ी कम रखी गई हैं, इनका सर्विस स्ट्रक्चर जो है रिवाइज होने की जरूरत है। इनकी ग्रेड 20 तक तरक्की तो जाती है लेकिन वो बड़ी स्लो तरक्की है, जिसकी वजह से बहुत कम नर्सें जो है वो ग्रेड 19 तक जाती है। जी बिल्कुल, महकमा सेहत का काम है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का काम है ये, और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को इस पर फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सेक्रेटरी हेल्थ इसकी जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर साहब बलोच साहब जो है वो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ है, उनकी ये ड्यूटी है। तो वो इस पर फौरी तौर पर एक इजलास बनाए हाई लेवल का, जिसमें नर्सिंग के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाया जाए और उनके इश्यूज सुने जाए और उनके जो सेक्रेटरी लेवल पे जो काम होता है वो ऊपर से जो आपको इशारा मिलता है या ऊपर से आपको इजाजत मिलती है वो किसने देनी है? मिनिस्टर ने देनी है। मिनिस्टर को इजाजत किसने देनी है? चीफ मिनिस्टर ने देनी है कि भाई ये काम रुका पड़ा है 4 साल से, ये हमने नहीं किया था, शहबाज शरीफ ने इसको इनिशिएट किया था, तो इसको मुकम्मल करो, शुरू करो। अगर पिछले 4 साल में नहीं हो सका, मुझे बताएं उसमें सेक्रेटरी हेल्थ कब से आए हैं? ये 1 महीना मेरा ख्याल, तो वो ये कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है, ये तो गवर्नमेंट लेवल पे काम है, गवर्नमेंट ने ये आर्डर जारी करवाने हैं, गवर्नमेंट ने ये काम करना है, नहीं कर रहे तो ये बदनसीबी है। यानी हम खबर को वाइंड अप करने से पहले ये कह लें कि सेहत सहूलियात आवाम तक पहुंचाना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस आमिर भाई ने बात ही खत्म कर दी है, इससे आगे मैं अब क्या कह सकती हूँ। लेकिन प्लीज ये वो चीज बराह रास्त
आवाम के साथ जुड़ी हैं, आवाम को मुतासर कर रही हैं, ऑलरेडी इतनी परेशानियां हैं, उस पर अगर आप ये तमाम चीज़ें सेहत सहूलियात ही आवाम से खींचते चले जाएंगे तो फिर आवाम के पास कुछ नहीं रह जाएगा, सिवाय यही है दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, हस्पतालों में कोई सहूलियात नहीं है, नर्सें जिन्होंने उनका ख्याल रखना है वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर कौन किसका ख्याल रखेगा? जाहिर बात है फिर आपने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के अगले जहां ही पहुंचना है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस हमने करनी है, अगली खबर की तरफ आएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अगली खबर क्या है? अच्छा जी, अब हालात ऐसे हो गए हैं, हम एलडीए वाली खबर पे भी आएंगे, लेकिन इससे पहले मुझे बिजली के यूनिट्स में जो कमी हुई है जी, सॉरी फ्यूल एडजस्टमेंट जो ख़त्म किया गया है 300 वाले सारिफिन पर भी, अब कभी कभी ये जो आपके लिए नेमत भी होती है ना, वो जहमत की सूरत में आपको नज़र आती है, लेकिन लोग अब ये जहमत भुगतने के लिए भी तैयार हैं। हमें दफातर के बाहर रश नज़र आ रहे हैं, अब लेस्को दफातर में रश है, नए बिल पीर को अपडेट होंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अब माइंडसेट लोगों का ये बन गया कि जितनी जल्दी करवा लें हो जाए काम, ऐसा ना हो दोबारा कोई फैसला चेंज हो जाए। खोकर साहब ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा, मैं कहता हूँ कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्ज 300 यूनिट तक रिलीफ मिला लोगों को, ये अच्छा कदम है और गवर्नमेंट को आवाम को इसका क्रेडिट लेना चाहिए और लोगों को कुछ तो चलो रिलीफ मिला ना। और बेचारे भूखे लोग थे, बेचारे महंगाई के तंग आए हुए थे, बिजली गैस पेट्रोल के सताए हुए लोग थे, मजारे कर रहे थे सड़कों पर, लोग तंग आए हुए थे और खुदकुशियाँ हो रही थी इस वजह से, महंगाई की वजह से। लिहाजा लोगों को रिलीफ तो मिला है, लेकिन लेस्को को चाहिए कि वो रिलीफ के लिए जो है ना सार्फिन का एक इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम करे कि सार्फिन को वापडा के दफ्तरों में आने की जरूरत ना पड़े और उनको उनके घर की दहलीज पर ऑनलाइन जो बिल है उनके घर पहुंचे। करेंगे बहुत कम एक सेगमेंट है लोगों का जो ऑनलाइन चीज़ों से इस्तेफादा कर सकता है। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग जो है, जो जिनको हम कहते हैं कि जी हाथ में मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद भी उनको वो तरीक़ेकार नहीं पता, तो वो दफातर ही आते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा ये रिलीफ है भी, क्योंकि मुझे ये लगता है जहाँ कहीं मैं स्टैंड नहीं करती, जहाँ मुझे फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, वो रिलीफ नहीं है। नहीं, रिलीफ तो वाकई है और 200-300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग ऐसे नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड फ्रेंडली हों या कंप्यूटर फ्रेंडली हों और वो इसको ऑनलाइन देख सकें। और इसके मतलब ये कहना चाहिए बहुत देर की मेहरबान आते आते ये फैसला 15 दिन पहले कर लेना चाहिए। ये मेहरबान हम तक कब तक आएगा? मुझे तो ये रिलीफ नहीं मिला। हम तक ना हो जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि आप सैलाब ज़दा इलाकों की नक्शे तैयार करें और वहाँ अगले 3 माह के लिए बिजली का बिल माफ़ करें। ये बहुत अच्छी तजवीज़ होना चाहिए, ये करें और हमें जितना बिल भेजना है भेजें। हम चाहे अपने बच्चों के पेट काट कर बिल अदा कर दिया करेंगे, लेकिन वो लोग जिस सूरत हाल से दो चार हैं और वहाँ बिजली अभी बहाल नहीं हुई है ना, वहाँ अभी ट्रांसमिशन लाइंस नहीं लग सकी। अभी एक लंबा प्रोसेस है जी, लंबा प्रोसेस है। तो 3-4 माह के लिए उनको रिलीफ दें। उनके उनकी जब ज़मीन खुश्क हो तो उसके लिए ट्यूबवेल्स के लिए पानी फ्री करें, ताकि वो जो बेचारे बीज नहीं बचा सके वो बिल से बीज ले सकें। हाँ, बिल्कुल। वो बीज लेंगे तो अगली फसल तैयार होगी। ये बहुत बड़ा रिलीफ एक्शन करने की ज़रूरत है इस वक्त। और बिजली के बिलों की जहाँ तक है ना आपने बात की, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की हमें समझ नहीं आती है। 200 यूनिट भी किया तो उसमें शर्त लगा दी 6 माह की कि 6 माह से मुसलसल 200 यूनिट आए। हाँ। अब ये देखें, ये बेवकूफ़ाना बातें हैं या आप बेवकूफ़ समझते हैं आवाम को, सवाल ही नहीं। फिर उसके बाद आपने उसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी। लोग जिनके 400 यूनिट भी चले थे वो भी दौड़ के बेचारे पहुंच गए, लाइनों में लग गए। आप उसको सही तरह डिस्क्राइब, आपका जो महकमा इत्तलात है वो लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुँचाने में नाकाम है। मरियम औरंगज़ेब साहबा से लेकर आपके जितने स्पोक्स पर्सनस हैं वो सबके सब सियासत में जुगतबाजी और हुज्जतबाजी और तंज लगाने में तो शायद बहुत तेज़ हैं, लेकिन आवाम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में बहुत स्लो हैं। उनका इस तरफ ध्यान नहीं। आपने इल्ज़ाम लगाया था आमिर भाई पे, अब तो नहीं, क्योंकि अब तो वो जी बिल्कुल अगेंस्ट बातें उनकी तरफ, उनका इस तरफ ध्यान नहीं है। अगर उनका इस तरफ ध्यान होता तो आज सारे लोग एजुकेट हो चुके होते। ये जो लेस्को की लाइनें हैं जो हम देख रहे हैं दफातर के बाहर, ये ना लगती। और जो बिल हैं, कैसर साहब ने बिल्कुल 100% सही फरमाया, घर तक पहुंचा के आए बिल। मेक श्योर करें कि बिल आपके घर में आएगा, तो आमिर भाई जो कि तरमीम शुदा बिल होगा। एक जुम्बिश कलम से उसको कैंसिल करें, एक जुम्बिश कलम से उसको कैंसिल करें जो पुराने बिल्स हैं। नए बिल्स आपके घरों में आएंगे जिनके 300 तक यूनिट है। फिर मेक श्योर करें कि आपके लाइनमैन जो हैं मुकर्ररा तारीख पर जाकर वो रीडिंग जो है
वो लेंगे। करते ये हैं कि जो उनकी तारीख मुकर्रर है उससे भी 4 दिन के बाद आकर रीडिंग लेते हैं, ताकि यूनिट अगर 285 चले हैं तो वो 300 क्रॉस कर जाएं। सही। अगर 190 चले हैं तो वो 200 क्रॉस करें तो वो रीडिंग लें, सही। ताकि उस पर एक्स्ट्रा बिल पड़े। सही। ये बिल्कुल बदमाशी है। इसको प्राइवेटाइज करें, इस लेस्को को, इस मेप्को को, इस फेस्को को, इस फेप्को को, इनको प्राइवेटाइज करें। और अभी से आप जो है प्री बिलिंग जो है उसको शुरू करें। मुझे पता है मैंने 5000 रुपये की बिजली खरीदी है, तो मैंने 5000 की इस महीने में इस्तेमाल करनी है। ये करते हैं, पूरी दुनिया में ये सिस्टम राइज है, आपके यहाँ नहीं है। आपके जहाँ आज भी रीडर है, उसकी बदमाशी है, वो मीटर की तारें इधर से उधर कर देता है। बाहर मीटर लगे हैं खंभों पे, हम घर वाले क्या उसका ध्यान रखे हुए हैं? सही कह रहे हैं। कैमरे लगाए हुए हैं। बाद में कहते हैं जी आपका मीटर खराब है, ये तो उलट चल रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। कौन उसका जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? खोकर साहब कुछ ऐड करना है? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये बड़ी अच्छी तजवीज़ आमर भाई ने दी है कि लोगों के घरों के तक जो है बिजली के बिल पहुँचाए जाए, ये लाइनें जो हैं ये ख़त्म की जाए, लाइनों का सिलसिला, और जो मीटर रीडर की जो बदमाशी है वो ख़त्म की जाए, और लैंडमैन की जो इस हवाले से ब्लैक मिलिंग है सार्फिन को, वो भी ख़त्म की जाए, और लोगों को जो ओवर बिलिंग होती है वो ना की जाए, ओवर बिलिंग से बचाया जाए। और साथ साथ ये भी वापडा की जिम्मेदारी है कि जहाँ चोरी है वो भी पकड़ी जाए। हाँ, ये तो खास तौर पर जो बड़े बड़े यूनिट है, कमर्शियल एरियाज है, इंडस्ट्री है, वहाँ पर चोरी होती है, और चोरी कराता कौन है? वापडा वाले खुद कराते हैं चोरी, और इसमें वापडा का अमला इन्वॉल्व होता है। वापडा का जो SDO मीटर रीडर, लैंड सुपरडेंट, वो चोरी कराते हैं। वो चोरी भी रोकी जाए ताकि चोरी का जो बर्डन है वो फिर आम जो ईमानदार सार्फ है उस पर ना डाला जाए। तो चोर को कैसे रोकेगा? जो खुद चोरी कर रहे हैं वो खुद को कैसे पकड़ ले? ये बहुत जरूरी है, और आवाम को रिलीफ दिया जाए। और इसके लिए जो एरियर्स है, मुझे सर्दियों में भी नहीं मिलता नजर आ रहा आमिर भाई ना, इस वक्त अरबों रुपया का जो एरियर्स आवाम की तरफ पड़े हुए हैं वो एरियर वसूल करके बिल बिजली के जो है उनका रेट कम किया जाए। सही। सर्दियों में आवाम को रिलीफ मिलेगा? नहीं, कहाँ मिलेगा? सर्दियों में आपको गैस भी नहीं मिलनी, बिजली भी नहीं मिलनी, दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। मैं वही कहना, मैं अक्सर ये चीज कहती हूँ कि हमें ये चीजें भी सर्दियों में कम से कम लाइट नहीं जाएगी। क्यूसिक पानी जो हमें ज़हीरा करना चाहिए था, जो हमें अगले मौसमों के लिए बचाना चाहिए था, डैम ही नहीं, समुंदर में फेंकेंगे। हाँ। कल परवेज़ अलाई की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कालाबाग डैम का जिक्र किया। और ये मैं कहता हूँ कि मोहन्ना सलाई को ये क्रेडिट जाता है कि उसने किसी ना किसी हवाले से कभी ना कभी वो बेचारा वो कर देता है ट्वीट कालाबाग डैम के हवाले से, नहीं तो कोई सियासतदान इस पर बोलने को तैयार नहीं है। तो खुदारा कालाबाग डैम में जितने डैम्स हैं जो अभी बन भी रहे हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, लोगों को सैलाब से भी बचाएं, कहत साली से भी बचाएं। बिल्कुल सही। 2 सीजन अभी से आप 2 माह पीछे चले जाएं तो आप दुआएं कर रहे थे, पानी की बोतल्स भिजवा रहे थे कि वहाँ पानी खत्म हो गया लोगों के पीने के लिए, जानवर मर रहे हैं प्यास से, आज वो पानी से मर रहे हैं। कहत भी हमें पड़ेगा, ये जो इन्वायरमेंटल चेंज है, ये खुश्क साली भी आया करेगी हर साल ये सैलाब भी आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। या अब ये 10-10 साल बाद वाला सर्कल जो मैं कहा करता हूँ, क्या 10 साल के बाद बड़ा सैलाब आता है, ये जो छोटे सैलाब आएंगे वो भी इसी तरह भाग के ले जाएंगे। और खुदारा दरिया लेकिन आप देख लीजिएगा हमारी तैयारी फिर भी हमेशा की तरह कुछ नहीं, खुदारा दरिया को दरिया की ज़मीन वापस करें। अल्लाह के खौफ से डरें। आपके सरकारी MNAs, MPAs, वज़रा काबज़ हैं दरियाओं की ज़मीनों के ऊपर, और वो वहाँ पे फसलें काश्त करते हैं, वहाँ पे देहात आबाद करते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये कच्चे की जितनी ज़मीनें सफाया कैसे फिर अल्लाह ताला ने दिखा भी दिया ना, हमें दिखा दिया, लेकिन उसके साथ देखो गेहूँ के साथ गिन भी पिस गया। बिल्कुल सही कहा। अब ये बेचारे जो मासूम लोग थे वो भी बेचारे उस अज़ाब का शिकार हुए। फिर आपके कुछ जागीरदारों और वडेरों ने अपनी फसलें बचाने के लिए आबादियों की तरफ पानी को खोल दिया। बिल्कुल। देखिए कहर खुदा का इनको याद नहीं है मरना शायद, और ये लोग जो हैं ये सैलाबज़दा लोगों के साथ भी वो सलूक कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, उनके नाम पर लूट रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं उनके नाम पर, पता नहीं क्या कुछ वहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, टेलीथॉन कर रहे हैं। सही बात है। कहाँ तक पहुँचेगी उसके टेलीथॉन का क्या जलसा होगा? कहाँ है वो पैसे, किसने पहुँचाए, किसने देखा उसको? बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मुझे बताएं, अगर इनके नाम पर भी फ्रॉड होगा, और जिस तरह एक तौबा इस्तग़फ़ार मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता था, लेकिन चले वो मुजरम पकड़े भी गए जिन्होंने खुराक के लिए बच्ची के साथ रेप किया। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के जब माशरे मौजूद होंगे तो उनमें सैलाब, जलजले और ये आंधियाँ और तूफान ये आएंगे, फिर इसी तरह और ये आने वाले दिनों में याद रखें। मैं पूरी कौम को ये कहता हूँ कि ये तैयार रखें, ये जो समझ रहे हैं लाहौर में बैठे, पिंडी में बैठे, जेलम गुजरात में बैठे, कि वो महफूज हैं, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। बिल्कुल सही। और आप महफूज नहीं रहेंगे अगर आप आज अपने इन भाई बहनों का ख्याल हर सूरत में अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। एलडीए से खबर ये है जी, एलडीए ने 3 अरब 99 करोड़ रुपए और 70 लाख रुपए मांग लिए हैं सड़कों की बहाली के लिए। आई एम सॉरी अगर मैं 59 को गलत पढ़ दिया है। खोकर साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। जी बिल्कुल, लाहौर की जो सड़कें हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शाहरें सड़कें बहाल करने के लिए अखराजात का तहमीना तैयार किया है और समरी वज़ीर आला पंजाब को इनमें जो भेजी है। सड़कों पर काम चल रहा है वो भी शामिल है? जी बिल्कुल, जो कुछ सड़कें जो है वो पहले से जो पैच वर्क होने की जरूरत है, जैसे ये अभी फिरोजपुर रोड पर जो कदाफी स्टेडियम के साथ जो सड़क जो है ये पैच वर्क हो रहा है। डिफरेंट पैचेस में हर रोज ही उखाड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की मुख्तलिफ सड़कें, आप अंदरूनी शहर चले जाएं, आप शुमाली लाहौर चले जाएं, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, वहाँ सड़कें टूटी हुई आपको नजर आएंगी। आप बंद रोड पर चले जाएं, आप इधर आपको डिफेंस की तरफ तो अच्छी सड़कें नजर आएगी, लेकिन डिफेंस के साथ जो मुल्का इलाके हैं वो वहाँ पर जो है सड़कें टूटी होती नजर आती हैं। तो इसलिए उन्होंने 3 अरब 59 करोड़ रुपए और 70 लाख रुपए जो है मांगे हैं और इस वाले से उन्होंने बजट मांगा है कि सड़कें की तमीर के लिए दिया जाए और सड़कें बनानी है, इनको रिपेयर करना है। और ये बेसिकली MNR की इसको कहते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए मांगे गए हैं पैसे। और ये बाकायदा तौर पर आमिर भाई इसमें मॉडल शहराई शामिल है कि पूरे शहर के लिए? नहीं, मुझे पता नहीं है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि 3 अरब रुपया कहीं नहीं लगना, ये ठेकेदारों के थ्रू LDA अफसरान तक जाएगा। जो हमारे हिस्से की रकम थोड़ा है, बहुत पैच वर्क का ये वो भी जो होगा? हमारे हिस्से का रकम है वो 59 करोड़ और 70 लाख रुपया है। अच्छा, मैं अभी बता रहा हूँ, 3 अरब रुपया LDA खा जाएगा। अना 50 बाय 80 फुट का एक पैच है जो कि क्रीम ब्लॉक की मार्केट की तरफ मुल्तान रोड से अगर आए तो वो बैठ गई थी जगह जिसपे कमिश्नर गए भी थे, कैप्टन उस्मान। उन्होंने कहा था 2 दिन में ये बन जाएगा। ये LDA ने ये पैच बनाना था 50 बाय 80 फुट का, 3 दिन हो गए हैं। पत्थर वहाँ पड़ा है, मशीनरी वहाँ पड़े, ये बंदे आते हैं वो उसके ऊपर बैठे रहते हैं, काम करते कोई नहीं है। जब भी जाएं वो खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। स्टिल आज अभी चले जाएं, अभी चले। मैं सुबह गुजर के भी आया, मैं शाम को गुजर के भी गया हूँ वहाँ से। वो अपने सामान की या तो हिफाजत कर रहे होते हैं या चाय पी रहे होते हैं या गप्पे लगा रहे होते हैं। सुबह भी मैं आया, पूरी की पूरी ट्रैफिक जैम थी, वो लोग काम नहीं कर रहे थे। 50 बाय 80 फुट का ये एक पैच 3 दिन में अगर नहीं बन रहा, जो 3 घंटे का काम भी नहीं होएगा, अगर कोई दुनिया में काम करने, अगर जितनी मशीनरी वहाँ खड़ी है, ये मेरे ख्याल है 3 घंटे का भी काम नहीं। सब चीजें वहाँ पे 50 बाय 80 फुट का पैसे नहीं दिए जा रहे होंगे आमिर भाई? कोई तो वजह होगी ना? नहीं, ये लिखा जाएगा कि 5 दिन वहाँ काम होता रहा, 5 दिन की दिहाड़ियां हैं, 5 दिन की ठेकेदारियां हैं। सही, तो ये जो बहुत बड़ा काम था, यानी वो खुद लेट किया जा रहा है, ये नियतों में फिर फुकदान है। मैंने आपसे कहा 3 अरब रुपया तो समझे LDA के पास गया। ये 59 करोड़ 70 लाख रुपए में कितना का पैच वर्क होएगा और कितना होएगा? ये चौथी दफा फिरोजपुर रोड बन रहा है। ऐसे ही है, मुझे तो समझ नहीं आती। चौथी मरतबा ये फिरोजपुर रोड बन रहा है। क्यों? ये विजिबल है, ये नजर आता है, यहाँ से बड़ी सवारियां गुजरती हैं, VIP मूवमेंट होती है, उनको दिखाया जाता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। आपके मैचेस के दौरान जो आपके जिस कैसर साहब ने कहा, आपका शुमाली लाहौर है, अंदरून शहर है, मुल्तान रोड है, मज़ाफाती बस्तियां हैं, इनकी नहीं सुनी वहाँ पर 1 फुट का पैच नहीं लगाते हैं। तो ये उनके के रोड की सड़कें बन जाएंगी, LDA पैसे खा जाएगा। तो LDA को पूछने वाला कौन है जी? यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि कल जो हमने खबर डिस्कस की थी वो आपके सामने थी कि LDA के अपने ही दफ्तर के पास गैर कानूनी तामीरात हैं, कोई पूछने वाला नहीं, बस जिसका जहाँ बस चल रहा है वो वैसे ही काम चला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस होंगी, ब्रेक होगी, फिर वापस आएंगे शो में। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हर दूसरा बंदा चाहता है कि वो फिट नज़र आए। फिट नज़र आने के लिए हमारे पास लोग अक्सर मैं किसी से पूछती हूँ कि अच्छा इतना वेट कम कैसे किया, तो लोग बताते हैं डाइट प्लान हमने फॉलो किया, फलां किया। सो उसमें कहीं ना कहीं जब हम किसी से गाइडेंस नहीं लेते हैं, जब हम किसी से प्रॉपर तरीके से पूछ के नहीं चलते हैं, तो वो जल्दी से वेट तो कम हो जाता है, लेकिन मैंने देखा कि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। बाल उतरने लग जाते हैं, स्किन का इशू हो जाता है। और अब लोगों के ऊपर एक क्रेज़ है, चाहे वो मर्द हजरात हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, कि आपने इतने महीने में इतना टारगेटेड वज़न तो कम करना ही करना है। और ख़ास तौर पर अगर किसी का कोई इवेंट आ रहा है, कोई शादी है, कोई ब्याह है या कोई भी तकरीब है घर में, तो आपने अपना टारगेट सेट कर लिया तो 1 महीने में 5-6 किलो वज़न कम करना है। सो कुछ लोग कर भी लेते हैं, इतने कमिटेड होते हैं, लेकिन फिर अगेन वही इशू होता है कि आपके साथ मसाइल जो हैं वो फेस आपको करने पड़ते हैं। सेफ साइड इसकी क्या है? इतने सारे डाइट प्लान मौजूद हैं, सबसे बेहतर कौन सा है, सबसे सेफ कौन सा है, और आप किस तरह से
5-6 किलो वजन जो है 1-1.5 महीने में कम कर सकते हैं। पॉसिबल है भी या नहीं है? हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात सेहत चावला मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सिलेक्ट किया है, कांट वेट इस पे बात करते हैं। हम आगाज कर लेते हैं। पहले तो सबसे ये बताइएगा, पॉसिबल है भी आप अच्छे तरीके से अगर वेट कम करना चाहें राइट ट्रैक पर तो 5-6 किलो वेट आपका कम हो जाता है? मैंने अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड का 1 महीने में 8 किलो लूज करवाया है और माशाल्लाह वो हेल्दी और बहुत अच्छा फील करी। अगर वो इजाज़त देगी तो नेक्स्ट एपिसोड में हम उसका बिफोर और आफ्टर दिखा देंगे। और भी क्लाइंट्स का होता है, लेकिन ये चीज़ हर एक पे अप्लाई नहीं होती है। माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ इवन 4 years यंगर देन मी, ठीक है, वो मुझसे भी 4 साल छोटी है। आप एंड अदर देन दैट वो एक बहुत एक्टिव रूटीन फॉलो कर रही है। वो सुबह योगा क्लासेस में भी जा रही है, उसको कोई मेडिकल कोई हार्मोनल इशू नहीं है। तो ये चीज़ें भी बीच में काउंट करती हैं। जब आपके हार्मोन्स बीच में इंटरप्ट करते हैं, आपका एक्टिविटी लेवल है ना और आपकी एज बीच में इंटरप्ट करती है, ये चीज़ें महीने में उस गोल को अचीव करने को रोक सकती हैं। ये आपको समझने की कहीं ना कहीं ये चीज़ें हर्डल हो जाती हैं। तो आपने पहली बात तो ये क्लियर कर दी कि अगर आपने इतना वेट कम किया है, मैं सुनी, मैं इंप्रेस हुई और फौरन मैंने भी वही डाइट प्लान फॉलो कर दिया, ये हमने हरगिज़ ये नहीं हो सकता ना। उस दिन मैंने इस पर एक वीडियो भी की थी कि हर अच्छा अनाज भी हर एक के लिए अच्छा नहीं है। इंशाल्लाह इस पे भी कभी बात करेंगे। हर बॉडी टाइप का डिफरेंट अनाज होता है क्योंकि हम सबकी बॉडीज डिफरेंट है, हम सबकी बॉडीज की तासीर डिफरेंट है, हमारी मेडिकल कंडीशन डिफरेंट है, 2 खवातीन के हार्मोनल स्टेटस डिफरेंट है, दोनों की माहवारी का शेड्यूल डिफरेंट है। इसका मतलब है कि दोनों के इंसुलिन लेवल्स डिफरेंट है, दोनों पे डाइट डिफरेंट तरह एक्ट करेगी। एक हो सकता है दिन में 12 घंटे काम कर रही हो, एक हो सकता है पूरा दिन काम ना करती हो। तो ये चीजें डिफरेंट होती हैं। हर एक का डाइट प्लान तुक्का हो तो आप पे लग सकता है, वरना नहीं लग सकता। लेकिन कुछ जनरलाइज चीजें हैं जो हर एक को हेल्प कर सकती हैं, उस पर डेफिनेटली बात हो सकती है। अब हमारा आज का टॉपिक जो बेसिकली है वो ये है कि आपने 5 से 6 किलो वजन कम करना है 1-1.5 महीने के अंदर। इसके लिए डाइट प्लान कौन सा? आप बहुत सारे डाइट प्लान है, सोशल मीडिया पर आप जाएं तो आपको भरमार नजर आती है, फलां डाइट कर ले, फलां डाइट कर ले, फलां डाइट कर ले, और उसका नतीजा बाद में आपको भुगतना पड़ता है। क्या रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले तो आपको कीटो पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कीटो 1-2 शदीद मुखालिफत करती है कीटो के मैं अगेंस्ट हूँ। कीटो और शुगर इन दोनों के अगेंस्ट मैं हर जगह बोलती हूँ, जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप वैसे भी क्रॉनिक कीटो करते हैं, मेरे पास भरे हुए हैं क्लाइंट्स जो अब बाल हाथ में लेके आते हैं और वो कह रहे हैं हम कंघी इसी नहीं कर रहे कि हमारे बाल हाथ में आ जाते हैं। 5-6 गोल्डन रूल्स को स्टिक करें। एक्चुअली आपने अपने इंसुलिन लेवल्स को टारगेट करना है, आपने अपने आप को इंसुलिन सेंसिटिव बनाना है। वो आप कैसे बनाएंगे? व्हेन यू विल गो लॉन्ग पीरियड्स विदाउट ईटिंग, यानी अपनी स्नैकिंग की आदत को कम करें। ये मिथ है कि आपको फ्रिक्वेंटली स्नैक करना है जब आपने वेट लूज करना है, नहीं। अपने नंबर ऑफ मील्स रिस्ट्रिक्ट करें और अपने डिनर और ब्रेकफास्ट में एक लंबा वक्फा डालें। मैं ढके छुपे लफ्जों में इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएं, लेकिन ये नहीं, अक्सर लोग पता है ना मुझे आके क्या कहते हैं, हमने रात के 12 बजे खाना खाया था तो अगले दिन शाम को 4 बजे खाया है। व्हाट इज दिस? आपकी जो बॉडी है वो आपकी बात नहीं सुनती, वो अल्लाह ताला की बात सुनती है। हमारी बॉडी जो है वो अल्लाह ताला के बनाए क्लॉक के हिसाब से चलती है। 6 बजे के बाद आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस, बेसिकली आपने क्या करना है, इंसुलिन को टारगेट करना है और अपने कैलोरी बर्निंग प्रोसेस की स्पीड को टारगेट करना है। वो 6 बजे के बाद स्लो डाउन हो जाता है, और अगर आप मेरी तरह 30 से ऊपर है तो मजीद स्लो डाउन हो जाता है। सो वी डोंट हैव टू डू दिस, राइट। आपने अपनी लास्ट मील 4 या 5 या मैक्सिमम 6 बजे ले लेनी है। फिर अक्सर लोग क्या कहते हैं, फिर तो मैं रात को जागूंगी या जागूंगा तो मुझे भूख लग जाएगी, तो आप क्यों जागेंगे? आप सोएं रात को 9-10 बजे, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपका छोटा बच्चा नहीं है, आपकी रात की ऑनलाइन जॉब नहीं है, ठीक है। रात को अगर आप जागेंगे तो आपका जो फैट डिपोजिशन हार्मोन है वो बढ़ता है हर रात को जागने से 30 से 50%। फिर आपने बेसिकली अपने मेटाबॉलिज्म के साथ खेलना है। सुबह उठ के खाली पेट आप सिर्फ 1 घंटा वॉक कर लें और कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग स्पाइस ले लें, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी। किसी के लिए अच्छा, जब आप सुबह 1 घंटा वॉक कर लेंगे तो आप सुबह सुबह कुछ खाने से पहले अपने मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट दे रहे हैं, उसको स्पीड दे रहे हैं। किसी के लिए मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग स्पाइस मैं अपनी बहुत फेवरेट बता रही हूँ, मेथी दाना। अनलेस एंड अनटिल आपकी बॉडी में आपको गर्ड नहीं है, आपको गैस्ट्राइटिस का इशू नहीं है, आपकी बॉडी में हीट स्ट्रेस नहीं है, मेथी दाना वर्क्स वंडर्स है ना। ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन भी करता है, मैजिकल स्पाइस है वेट लॉस के लिए, एंटीऑक्सीडेंट भी यानी जिस्म इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। मेथी दाने का इस्तेमाल कैसे करना? जबरदस्त। मेथी दाना आप 1 टेबलस्पून रात को पानी में लें, उसको ढक के रख दें, सुबह उठ के आप उस पानी को उबालें, पानी पी लें। अगर आप इस मेथी दाने को चबा लेते हैं तो असर बहुत ऊपर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं नहीं हमें चबाया नहीं गया, टेस्ट अच्छा, लेकिन बहुत जो एम्बिशियस होते हैं वो चबा भी लेते हैं। आप अपने दिन का स्टार्ट इससे कर सकते हैं। और एक मैं मिथ ब्रेक करूं, मैं हमेशा कहती हूँ कि नीम गर्म पानी पिए पूरा दिन नीम गर्म पानी पीते हैं, लेकिन सुबह उठते ही ठंडा यख पानी पीते हैं। क्यों? लेकिन फ्रिज वाला नहीं। हमने पहले भी बात की थी, फ्रिज वाला पानी जिसमें असल में हीट स्ट्रेस बढ़ाता है। असल में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। आपने पानी कैसे ठंडा करना है, आपने मिट्टी की हांडी में पूरी रात पानी
जो रखना है वो अंदर से ठंडा हो जाएगा। ठीक है। सुबह उठ के आपने वो पानी पीना। अब जब ये पानी मैं कंज्यूम करूंगी, मेरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हीट है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस पानी को मेरे हाजमे के सिस्टम के पानी तक लाने के लिए। सुबह सुबह मेरा मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा। आप सोचें अगर इस पानी में मैं मेथी दाना डाल दूं, हाँ, कितनी जबरदस्त बात हो जाएगी। और इसके साथ फिर मैं 1 घंटा वॉक भी कर लूँ, ऊपर से मैंने डिनर भी 5-6 बजे का किया हो, मैंने तो अपने मेटाबॉलिज्म को यहीं से सेट करना शुरू कर दिया 2-3-4 दिनों में। फिर लोग गलती क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में कोई बहुत ही हल्की चीज ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल 1-2 फल ले लेंगे या इस तरह का कोई हल्का सा सैलेड वगैरह ले लेंगे। नहीं, ब्रेकफास्ट में आपने प्रोटीन और फैट और फाइबर तीनों चीजों पे फोकस करना है ताकि पूरे दिन की क्रेविंग्स पर लगाम लग जाए। अंडे की जर्दी वेट लॉस में फेंकते नहीं है, उसको खाते हैं। आप 1 से 2 अंडे की जर्दियां रोज खाएं वेट लॉस में। अगर आपका, अब बाकी सारी टिप्स भी मेरी आजमानी है, सिर्फ खाली अंडे की जर्दियां नहीं खाना, बाद में कहेंगे डॉक्टर साहब ने कहा था। हाँ, अंडे की 2 जर्दियां खाएं, उसमें आपके पास ये जो विटामिन सी है, विटामिन ए, ई है, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओमेगा 3 है, ये आपका वेट लॉस बूस्ट करेंगे। ओमेगा 3 आपके जो लेप्टिन लेवल्स है, जो आपका वेट रेगुलेशन है, उसको कंट्रोल करता है। और ग्लूटाथायोन होता है अंडे में, पूरे दिन की शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। फैट होता है, नाश्ते में फैट क्यों लेना होता है, इसको बेशक 1 टेबलस्पून घी में बनाएं, क्योंकि आपकी इंसुलिन स्पाइक को पूरा दिन, ये जो हंगर स्पाइक आती है, दिल बैठता है कि मैंने कुछ खाना है, इसको पूरे दिन के लिए कंट्रोल कर लेता है। इसके साथ आप फाइबर के लिए चाहें तो 1-2 आप मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं। आप चाहें तो रोज फाइबर ना भी लें, आप खाली 2 अंडों का ऑमलेट बना सकते हैं, उसको आप स्किप कर सकते हैं। किसी दिन इसकी जगह आप दलिया ले सकते हैं, लेकिन दलियों को आपने फ्रूट ट्रे नहीं बनाना। लोग पता क्या करते हैं ना, ओटमील लेते हैं और उसमें 2 केले 1 मैंगो, भला ये कौन सी डाइट है? बिल्कुल ऐसी है। अब फल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वेट लॉस में कभी भी फ्रूट सर्विंग दिन में 1 से ज्यादा नहीं लेते हैं, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स नहीं लेते हैं। फ्रूट शुगर बेशक नेचुरल शुगर होती है वो फ्रुक्टोज ही है, वो लिवर पे लोड ही डालती है और वो आपकी फैट डिपोजिशन, चर्बी जमा करने में रोल ही प्ले करती है। हाई फाइबर और मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लें, सेब लें, अमरूद लें, नाशपाती लें। इन सारे फलों में आपके पास पेक्टिन मौजूद होता है। पेक्टिन जिस्म में पानी को बेटर एब्जॉर्ब करता है और फैट सेल्स को फैट स्टोर नहीं करने देता। जब पानी बेटर एब्जॉर्ब होता है आपके पास, तो फैट बेहतर बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। और इसके साथ साथ पानी के 10 से 12 ग्लास दिन में पिए। अच्छा, ये मैंने सुन रखा है कि वेट जिन लोगों ने रिड्यूस करना है, पानी का इस्तेमाल तो उन्होंने अखीर ही करना है। मुझे अब ये बता दिए मिथ है या आपके पास एक मिकदार मौजूद है कितना पानी आपने पिया? 10 से 12 ग्लास आप पानी जरूर पिए। और आपके पास पता है कि प्रॉपर रिसर्चेज हैं कि जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं वो 1 साल में तकरीबन 17,000 उन लोगों से ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं जो सिर्फ दिन में 4 या 5, यानी 2-3 किलो तो आप सिर्फ पानी के ग्लास पीने से पूरे साल में एक्स्ट्रा। मैं फिर पानी की बोतल कल से अपने पास ही बिल्कुल अपने पास रखें। और खाने से पहले अगर आप 20-30 मिनट पहले, ये तो हमारा सुन्नत भी है, खाने से पहले अगर आप आधा लीटर पानी पी लेते हैं, आप डेफिनेटली कैलोरीज जो है वो कम कंज्यूम करते हैं। और खाने के बीच, खाने के एंड में पानी इसलिए भी आपने नहीं पीना होता कि आप वेट तब बैठे। यहाँ पे लोग सोचते हैं फिर हम खाने पे हाथ कैसे साफ करेंगे। हाथ ही तो हम लोगों ने हर चीज को एक्सेस में इस्तेमाल करने, इसी वजह से तो हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं। अब खाने के बीच और खाने के एंड में अगर आप पानी पिएंगे, आप अपने हाजमे का सिस्टम खराब करेंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपको बार बार भूख लगेगी, आप वेट लॉस जर्नी की तरफ नहीं जा सकते हैं। और वो लोग जिनको एप्पल साइडर विनेगर तंग नहीं करता, अगर आप 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर आधा 1 घंटा पहले खाने से पानी के ग्लास में ले लें, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। ये भी आपकी शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल करता है, आपकी इंसुलिन स्पाइक भी बेहतर कंट्रोल करता है। मैंने सुना है कि निहारमू अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एप्पल विनेगर का, तो ये आपका वेट लॉस करने के लिए बहुत जबरदस्त। इसलिए वेट लॉस करने के लिए जबरदस्त है ना, क्योंकि आपकी इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल करता है ना, आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करता है। फिर एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है, स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl की प्रोडक्शन, उसके बनने को रेगुलेट करता है। HCl जितना अच्छा बनेगा, प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट उसी तेजाब में करनी होती है, वो उसको उतना ही बेटर डाइजेस्ट करेगा। इस वजह से आपके गट को हेल्प करके इनडायरेक्टली। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो कि हम अक्सर लोगों को देखते हैं, फॉलो करते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए। डिटॉक्स वाटर मैंने देखा बहुत सारे लोग मेरे अपनी ऑफिस में बॉटल में पानी बना के लेकर आते हैं, उस करते हैं। कुछ लोग कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कॉफी वेट रिड्यूस करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं, मतलब डिफरेंट चीजें लोगों ने जोड़ रखी हैं। तो ये हम पूछ लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मैंने खुद जब वेट रिड्यूस करने का प्लान किया था तो ब्लैक कॉफी मैंने निहार में पीना अपनी आदत बना ली थी। ऑल्दो एक स्टेज पे जाके मुझे स्टमक प्रॉब्लम फील होना शुरू हो गई थी। जी सर,
अच्छा बिल्कुल, अगर आपने एकदम से ड्रास्टिक वेट लॉस करना है ना, और मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको गर्ड, गैस्ट्राइटिस और बॉडी में हीट स्ट्रेस नहीं है, तो ब्लैक कॉफ़ी आप 14 दिन तक डेली खाली पेट ले सकते हैं। और अगर आपने उसका असर उसके बाद वाकई थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम फील होना शुरू होती है। एक बार ये मैंने भी किया था और उसके बाद मुझे कुछ दिन छाछ लेनी पड़ी थी दिन में 2 बार टू डिक्रीज द एसिडिटी। तो इसको आपने मामूल नहीं बनाना है। टोटली सेकेंड व्हाट यू आर सेइंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में इसका असर मजीद ज़्यादा हो, इसमें आप 1 टेबलस्पून MCT या फिर कोकोनट ऑयल या फिर 1 टेबलस्पून घी या 1 टेबलस्पून क्रीम डाल सकते हैं। जो फैट होता है ना वो आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं देता है। ब्लैक कॉफ़ी के एंटीऑक्सीडेंट्स भी काम करेंगे वेट लॉस में, और वो जो घी है ना थोड़ा सा आपका पेट भी भर देगा और आपको काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगेगी। आपको नॉर्मली लोग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको टेस्ट हो। मैं कोकोनट ऑयल भी डाल लेती हूँ जिसको आप अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं तो क्रीम इज अमेजिंग इन दैट। अदर देन दैट कोशिश करें कि अपने नाश्तों में, मैं ना दलियों से ज़्यादा अंडों को प्रेफर करती हूँ। हाई प्रोटीन हाई फैट लेती हूँ एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा ग्रेन्स लेना। लोग पता है क्या गलती करते हैं, लोग ये गलती करते हैं कि ग्रेन्स ये सोच के कि वो होल ग्रेन फूड है उसको भी बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। याद रखें कॉम्प्लेक्स कार्ब भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे जिसम में वो भी उसी तरह के ग्लूकोज स्पाइक्स लेगा। तो ग्रेन्स को दिन के बस एक पोर्शन में रखें अगर आप 4 से 5 किलो वेट लूज करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट 1-2-3 दिन हफ्ते में ऐसे रखा करें जिसमें आप ग्रेन्स ना लिया करें। लीन प्रोटीन्स की तरफ जोर ज़्यादा रखें। इस तरह की डाइट में आपके पास चिकन और फिश ज़्यादा होता है क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो आपका 15 से 30% मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 300 कैलोरी का चिकन ब्रेस्ट खाती हूँ ना, तो 300 में से 90 कैलोरी तो सिर्फ उसको बर्न करने में मेरे जिस्म में उसी वक्त यूज हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता। तो वो फ्रूट सर्विंग दिन में 1 से ज़्यादा। अच्छा, मैं डाइट प्लान की तरफ आऊंगी। मुझे ड्रिंक्स पे मैं कह रही हूँ, लोग अपने पास, मैंने कहा कि डिटॉक्स वाटर बना के रख लेते हैं। फिर आपने जीरे का पानी लोगों ने रखा होता है। ये लोगों को लगता है कि सारा दिन बस पीते रहेंगे तो वेट रिड्यूस रहेगा। अच्छा, डिटॉक्स वाटर डेफिनेटली इफेक्टिव होता है और अगर उसमें अदरक, जीरा, मेथी दाने चीज़ें आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज करता है, वेट लॉस में भी इफेक्ट करता है। पूरा दिन पीने से अच्छा, जिस तरह मैंने सुबह बताया 1 ग्लास, आप वो पी लीजिए। और लोग कुछ तो उसी को ही रिफिल करते रहते हैं। मुझे तो स्मेली लगने लग जाता है समटाइम। उसी को रिफिल ना करें, बस सुबह एक बार काफ़ी है। पूरा दिन आई डोंट नो, ऑफिस में ठीक है 1-2-3 घंटे तक हो गया, बट आई वोंट रिकमेंड कि आप पूरा दिन उसी को ही पीते रहें। आप पूरा दिन नॉर्मल पानी पिए और सुबह आप अपना डिटॉक्स रिजीम कर लें। या मैं जिस तरह ऑफिस में एक बार अपना डिटॉक्स रिजीम कर लेती हूँ, जो अपनी ड्रिंक बनाई होती है बस वो एक ही बार उसको पीती हूँ। वो ड्रिंक बना के लेके गई होती हूँ, जैसे करेले, अदरक और नींबू की। तो अब ये तो आपको सलाम है। ये तो सीरियसली आपको सलाम है। करेले का पानी पीना बहुत टाइम लगता है इसकी आदत डालने में, और वेट रिड्यूस हो जाता है। डेफिनेटली होता है। उसके आधे घंटे बाद है ना इतनी भूख लगना शुरू होती है, लेकिन उस पर काबू करना है। ये नहीं कि करेले का पानी पी के आधे घंटे बाद भूख लगी है तो मैं नान और हलीम खा लूँ। वही ना, उसके बाद बहुत भूख लगती है। अच्छा, मुझसे आयशा पूछ रही है कि करेले का पानी अगर कुछ लोग पीना चाहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो जुनून के तक वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तरीका क्या है? ब्लेंड करना है? बिल्कुल, करेला आप एक लें, ठीक है, उसके छिलके और बीज आपने निकाल देने हैं। उसमें आप थोड़ा सा साथ अदरक डालें। अगर उसको मीठा करना है, एक हरा सेब डाल दें। हरे सेब में वही पेक्टिन होता है जो मैंने बताया था, मैं रिपीट नहीं करूंगी, वेट लॉस में हेल्प करता है। थोड़ा सा नींबू डाल दें, ठीक है, और उसको अदरक आप तब डालेंगे जब आपको एसिडिटी का इशू नहीं है। थोड़ा सा पुदीना डाल दें। पुदीना भी तब डालेंगे जब एसिडिटी का इशू नहीं है। इसको ब्लेंड करें और इसको छाने बगैर पीना है। छानेंगे तो इसका मकसद फौत हो जाएगा। आयशा जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके कहने के मैंने रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पैशन। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब आ जाए जी, मुझे क्योंकि अभी मुझे शायद ब्रेक में कह रही थी कि हर किसी का वेट नहीं कम होगा 4 से 5 किलो। अगर वो एक स्पेसिफिकली डाइट प्लान बताएंगे, क्योंकि स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया कि हर एक को अल्लाह ताला ने अलहदा से सिस्टम दिया है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलहदा है, लेकिन कुछ एक ऐसा फार्मूला जो हम दरमियान में रख के कहें कि मैक्सिमम लोगों पे अप्लाई हो जाएगा, डाइट प्लान ऐसा जिससे वेट रिड्यूस हो 4 से 5 केजी 1 महीने में। इंटरमिटेंट फास्टिंग, फ्रूट दिन में 1 से ज़्यादा नहीं लेना है, रात को जल्दी सोना है, नाश्ते में अंडे और फैट लेने हैं, रात के टाइम सूप लेना है या फिर थोड़ा सा लीन प्रोटीन लेना है, और अगर सैलेड लेना है तो दोपहर को ले लें, लेकिन लो स्टार्च वेजिटेबल्स का लेना है। पानी दिन में 10 से 12 ग्लास पीना है। नाश्ते से पहले 1 घंटा वॉक करनी है। तकरीबन हर एक का लूज हो सकता है। रोटी चावल छोड़ना है? रोटी आप रोज नहीं खाएं फिर, अगर आपको 1 महीने में लूज करना है। चावल बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या डाइट खाना आप रिकमेंड क्या करती हैं? क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स नहीं 12 to 14 एटलीस्ट, और 16 तो मैं रेगुलरली ऑलमोस्ट रखती हूं। यानी अगर सुबह आपने नाश्ता किया, लेट्स सपोज 10 बजे,
हाँ। तो शाम को 6 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए। क्या खाना चाहिए डिनर में? डिनर में आप थोड़ा सा लीन प्रोटीन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मत लीजिएगा वरना वो आपको रात को तेजाबियत करेगा। थोड़ा सा सूप्स कर सकते हैं, सैलड्स मत कीजिएगा वरना ब्लोटिंग होती है। अगर आपको डेयरी सूट करता है तो आप एक डेयरी भी ले सकते हैं या कोई प्लांट बेस्ड डेयरी भी ले सकते हैं। चावल मत लीजिए डिनर में, रोटी मत लीजिए, प्रोटीन ले तो हल्का ले, सैलड ले तो अच्छा, ये फास्टिंग का मतलब है ऑल टाइम फास्टिंग? अगर बीच में कोई सैलेड या कुछ जूसेस, अगर आपको कुछ क्रेविंग ऐसी हो रही है? गुड क्वेश्चन। आप बीच में यखनी ले सकते हैं, आप बीच में कॉफी लेंगे तो इंसुलिन स्पाइक लेगा, आधा कप ले सकते हैं। 0 कैलोरी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, क्यूकम्बर, टोमेटो, पालक, लेटिस लीव्स, एक आध बार ऑलिव्स 1-2 हो, ये चीजें आप ले सकते हैं। एप्पल सिडर विनेगर आप ले सकते हैं, कोकोनट वाटर के साथ मत लीजिएगा, बहुत लोग ले लेते हैं, वो फिर आपका इंसुलिन स्पाइक कुछ लोगों को करता है। लगता है कि अच्छा खाना नहीं खाना, जूसेस, नो, पानी, शेक। जूसेस तो आप पिएंगे तो आप कैलोरीज अपने, हम इतनी बार उस पर बात हाँ, कर चुके हैं, डाल रहे हैं। आप सिर्फ ये जो मैंने चीजें कही है ना, पानी, ग्रीन टी, थोड़ी सी कॉफी, 0 कैलोरी वेजिटेबल्स और यखनी और एप्पल सिडर विनेगर, ये ले सकते हैं पानी में डाल। चले जी, ये तमाम चीजें तो आपको हमने नींबू बता पानी दी हैं। नींबू पानी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब इसका आपने रिजल्ट हमें ज़रूर बताना है और हमें फीडबैक ज़रूर इस शो का देना है। मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? मैसेज में सबको यही देना चाहूंगी कि इट इज़ वेरी इजी सारे फ्लेवर्स एंजॉय करना अगर आप चीज़ को मॉडरेशन में खाएं। लेकिन अगर आपका वेट पुट ऑन हो गया तो थोड़े सब्र से, जिस तरह बेड़ा गर्क होने में टाइम लगता है, बेड़ा सुधरने में भी टाइम लगता है। बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया है। और जब भी आप ना एक नेचुरल वे से हटके चाहते हैं ना कि एकदम से कुछ हो जाए, वो वेट कम नहीं है। वो हमने रंग गोरा की भी कुछ दिन पहले बात की थी, तो वो फिर बैक भी उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलते हैं, उतना ही बुरा हाल होता है। चाहे वो वेट रिडक्शन की बात की जाए, कोई भी ऐसा काम जो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है, दोबारा उसका बुरा हाल भी उतना ही होता है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। वीकेंड है तो हमने चाहा कि जी हम अपने स्टूडियो में भी कुछ इस तरह का प्लान कर लें कि आपके लिए शो हमारा इंटरेस्टिंग हो जाए। वैसे तो कोशिश हम हमेशा से ये करते हैं। सो हमारे आज के मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमेशा से हम कहते हैं जिन लोगों में टैलेंट है, जो लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं, हमारे लिए हमारे शो में हम उनको इनवाइट करते रहते हैं, आप लोगों की मुलाकात कराते रहते हैं। उसामा नईम ने आज हमें ज्वाइन किया है जी, जो उसामा सलीम ने, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं और माशाल्लाह से म्यूज़िक क्लासेस भी देते हैं। सो वेलकम कहेंगे अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है उसामा? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आगाज़ यहाँ से मैं हमेशा से पूछती हूँ उन लोगों से जो कि किसी भी फील्ड में आते हैं, ज़बरदस्त काम करते हैं, कदम कैसे रखा, स्टार्ट किस तरह से किया? सिंगिंग हमेशा से पेरेंट्स थोड़े रिलक्टेंट होते हैं ना, पहले पढ़ लो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। दरअसल कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ से बाकायदा तौर पर स्टार्ट किया। कुछ दोस्त थे वो बाकायदा तौर पर म्यूज़िक की फील्ड से वाबस्ता थे, तो शफकत अमानत अली खान साहब के साथ काम करते थे। अच्छा। तो मैंने कहा यार आपसे इंस्पायर हुए, तो मैं बल्कि बाकायदा तौर पर मैंने सीखना शुरू किया इसे। तो अब ये है कि बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं और मुख्तलिफ सिंगर से इंस्पायर हूँ, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सीखे बगैर आप किसी चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली टिकटॉक्स पे देखती हूँ, लोग ऐसे ही बस आर्टिस्ट भी बन जाते हैं, लोग ऐसे ही बस। देखिए जो सीखा हुआ शख्स है ना, वो एक अपनी उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है फील्ड में महारत हासिल बिल्कुल करने के लिए बिल्कुल, आपको वो उसकी थोड़ा सा बेसिक्स, यूनिक होता है दूसरे लोगों के निस्बत, डिफरेंस पता चल क्योंकि रहा उसके पास नॉलेज होता है उस चीज़ का, और जो नॉलेज जिसके पास होता है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को रिप्रेजेंट कर सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानते हैं, ना सिर्फ वो फिर सिंकिंग क्या तक, बल्कि आपको एक्चुअली फील होता है कि आप उसके अंदर ही चले गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो इंस्पिरेशन कौन था? उन्हीं फ्रेंड से इंस्पायर हुए? बेसिकली जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो अगर आपको इनकरेज करें तो मैं समझता हूँ उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। और दूसरी चीज़ है, जब आप इस फील्ड में आते हैं तो कोई ना कोई इंस्पायरेशन ज़रूर होती है। जिस तरह मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब, मैडम नूर जहाँ जी और शफकत अमानत अली खान, सजाद अली, तो बिल्कुल ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। गुलाम अली खान साहब, उस्ताद गुलाम अली, क्योंकि मैंने उनके घराने से बाकायदा तौर पर सीखा, और हारमोनियम, गज़ल, और हर फील्ड आनी चाहिए इंसान को। ये नहीं सोचा आपने कि पाकिस्तान में तो एज सच कोई इतना प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पर सिंगिंग को आपको आगे लेके चले? थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म अब इंसान के हाथ में है खुद प्लेटफॉर्म, और इंसान अगर अच्छा रिप्रेजेंट करे, उसके पास टैलेंट हो,
तो मैं समझता हूँ उसके पास प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मैंने बचपन से एक चीज़ सुनी है, आवाज़ अच्छी है तो आप सिंगर बन सकते हैं। क्या प्रैक्टिस आपकी आवाज़ भी अच्छी बना देती है? देखें, अगर आप आवाज़ अच्छी है आपकी और 70% आपके पास आवाज़ है तो आप प्रैक्टिस से उसको 90-95 तक लेके जा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल ये इसी तरह है, यानी कि अगर एक शख्स है वो बार बार प्रैक्टिस करे, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो वो उसी तरह से आप उसको सही। सो आयशा कह रही है कि अब आपसे कुछ सुन लेना चाहिए। जी क्यों नहीं। एक गाना है, बल्कि गज़ल कह लें, जब तेरे शहर से गुजरता हूं। जरूर। इंडस्ट्री से अगर हम उसको कंपेयर करें तो उसके अंदर जो OSTs हैं, अब वहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास किस किस्म का म्यूजिक जो हम OST दे की रहे हैं। तरफ जाने का कोई प्लान बिल्कुल है, क्योंकि मैं प्लेबैक सिंगिंग को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि मेरी वॉइस जो है वो ज़रा प्लेबैक। और आप यकीन माने, मैं तो OST हमारे इतने ज़बरदस्त हैं, खुद कुछ ड्रामों के OST हैं जो कि मैं खुद अक्सर सुनती रहती हूँ। दरअसल आजकल OSTs की वजह से ही ड्रामा हिट होते हैं, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह मेरे पास ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 80-90% रोल ये होता है। बिल्कुल, जिस तरह मेरे पास तुम हो, आप उसको देख लें कि कितना मशहूर हुआ वो। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह से आई थिंक सो राहत फतेह, और ना सिर्फ OST की शायरी कंपोजिशन बल्कि सिंगर का जो होना है वो भी बड़ा मैटर करता है। खुद आपको कोई OST ऐसा पसंद है जो आप कहते हो कि बहुत ही जबरदस्त? हाँ जी, एक है बेवजह, हिजरे याराना सता बेवजह, एक OST था, नबील शौकत अली ने उसको गाया, तो उसके बाद उसने उसको कोक स्टूडियो में भी प्रेजेंट किया, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास तुम हो वो भी है, और काफ़ी OSTs हैं। आयशा आप फरमाइश कर रही हैं कि मेरे पास तुम हो ही सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं अपना आपको सुनाने लगा हूं। जरूर जरूर जरूर। लेकिन हमने एक और गाना आपसे सुनना है, बिल्कुल, वो आगे आपसे सुन लेंगे। ये जो गाना मैं आपको सुना रहा हूँ ये मेरा लिखा हुआ है, कंपोजिशन मेरी है। तो आगे इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये फील्ड तो साथ साथ चलती है, क्योंकि ये म्यूजिक हमारे अंदर अब समा चुका है, और आगे मेरा जो एकेडमिक्स के अंदर ही है, PhD इंशाल्लाह करने का प्लान रखता हूँ कि म्यूजिक के हवाले, म्यूजिक को भी साथ साथ लेकर चलूं। सही तो सही। ये मेरा गोल है। मुश्किल है पाकिस्तान में ये चीज़ें हैंडल करना, क्योंकि आपके लिए सबसे बेहतर वो चीज़ होती है ना, अर्निंग जहाँ से आ रही हो। ऑब्वियसली घर भी चलाना है, ये सब बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, आप एक चीज़ पे डिपेंड नहीं ना कर सकते। बिल्कुल। आप म्यूजिक के ऊपर खाली डिपेंड नहीं कर सकते। अब ज़रा जो दौर है, जो हमारा आगे फ्यूचर में और मज़ीद हालात मैं समझता हूँ थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, बिल्कुल, तो इस वजह से आप एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल चीज़ें करना पड़ती हैं अपनी लाइफ।